दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। सुबह के 6 बजे हैं और एक घर से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज़ आती हुई होती है और कुछ लकड़ी काटने की मशीन का साउंड बहुत तेज होता है। अचानक उस लड़के की माँ की आँख खुलती है और वो जाकर अपने बेटे के गोदाम का दरवाज़ा खटखटाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो? सुबह के 6 बज रहे हैं, लोगों का सोने का टाइम है, पूजा पाठ का, नमाज का टाइम है और तुमने इतनी ज़ोर से म्यूजिक क्यों बजा रखा है? लड़का आवाज़ नहीं सुनता है और जब वो 4-5 बार आवाज़ लगाती है और बार-बार गेट को पीटती है, तो लड़का झल्लाते हुए और बहुत गुस्से में गेट पर आता है और पूछता है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे कोई ऑर्डर मिला हुआ है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और तुम मुझे बार-बार डिस्टर्ब क्यों करते हो? इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं यही आपसे पूछने आई हूँ कि इतनी तेज़ म्यूज़िक और ये मशीन की आवाज़ आ रही है, सुबह का टाइम है, पूजा पाठ, रोज़ा नमाज का टाइम हो रहा है और तुमने इतनी तेज़ म्यूज़िक क्यों बजा रखा है? लेकिन वो माँ पर झल्लाता है और उसको डाँट कर वहाँ से भगा देता है। माँ वापस आ जाती है और वहाँ पर जो वो काम कर रहा था, करीब 6 लकड़ी के ताबूत बना रहा होता है, जो उसका वो प्रोजेक्ट है और उसके इरादे सही नहीं होते हैं। उसका इरादा था कि मुझे 6 आदमियों को मारना है और इस ताबूत में बंद करके उसको ज़मीन में दफना देना है। इसी में से जब वो अपना ये हत्याएँ करता है और उनमें से एक लड़का अ, अपनी जान बचाकर भाग जाता है और करीब 4 महीने बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है। अब ये लड़का 4 महीने तक कहाँ था और उसने किसकी हत्याएँ की और क्यों करी? अब आपको इसको थोड़ा सिलसिलेवार बताता हूँ। घटना है पश्चिम बंगाल की। वहाँ पर एक जगह है मालदा। मालदा की जिला सत्र अदालत के जज सु यसु 17 मई 2025 को एक लड़के आसिफ मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। जिस दिन ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस दिन पूरे राज्य में और सबकी आँखें उसी अदालत पर लगी हुई होती हैं, क्योंकि जिसने इतना जघन्य अपराध करा है, पूरे 4-5 हत्याएँ करी हैं और 4 महीने तक उसका किसी को पता भी नहीं चला है। आखिर जज उसको क्या सज़ा देंगे? और ये सुनकर सभी लोगों को बड़ा सुकून मिलता है कि उसको फांसी की सज़ा जो सत्र अदालत के जज सु यसु हैं, उन्होंने उसको फांसी की सज़ा दी है। घटना है 28 फरवरी 2021, करीब दोपहर के 12 बज रहे थे। पश्चिम बंगाल, जिला है मालदा और यहाँ पर एक परिवार में 6 सदस्य रह रहे थे। एक लड़का था जिसकी उम्र 19 साल थी, उसका नाम था आसिफ। माता का नाम था ईरा बीबी, जिनकी उम्र 45 साल थी और पिता का नाम था जावेद, जिनकी उम्र 50 साल थी और एक भाई था इसका आसिफ का, इसका नाम आरिफ था और उसकी उम्र 21 साल थी और उनकी एक बहन थी आरिफा खातून, जिसकी उम्र 17 साल थी और दादी अली की जान बीबी, इनकी उम्र 75 साल थी। 28 फरवरी दोपहर 28 फरवरी 2021 दोपहर करीब 12 बजे का टाइम होता है। सब ये पूरा परिवार खाने खाने की तैयारी में लगा हुआ होता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाना आता है। इसी बीच जो ये लड़का होता है आसिफ, एक जूस की बोतल इसके हाथ में होती है और उसमें कुछ ये नींद की गोलियाँ जो पीस कर मिला देता है और उस बोतल को बार-बार हिला रहा था और जब खाना डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, तो ये कहता है कि चलो इस जूस को अभी थोड़ी देर और फ्रिज के अंदर रख देता हूँ और जब सब खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर हम सब परिवार के सब सदस्य इस जूस को पिएँगे। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अब क्योंकि ये आसिफ सबसे लेट बैठता है, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे लेट तक ही ये खाना खाता है और अपने बड़े भाई आरिफ से बोलता है कि अब सबने खाना खा लिया है, तुम जो मैंने फ्रिज के अंदर जूस रखा था, उसको 6 गिलास में कर दो और मेरे लिए सबसे कम करना, क्योंकि मैंने दोपहर ही जूस पी लिया था और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पीना है। आरिफ उठता है और फ्रिज के अंदर से जूस की बोतल निकालता है और 6 गिलास में करता है। 5 गिलास में वो कर चुका होता है, जैसे वो 6 में करता है तो कहता है तो इसमें थोड़ा कम करो और वो अपने गिलास, छठे गिलास को उठाकर आसिफ वहाँ से अपने कारखाने में चला जाता है, जो कि घर के अंदर ही उनका कारखाना होता है काफ़ी बड़ा, और वहाँ पर जाकर लैपटॉप खोलता है और उसमें अपनी इंग्लिश मूवी हॉलीवुड की लगाकर देखने लगता है। काफ़ी देर के बाद फिर वो वापस आता है और आने के बाद देखता है कि जो भी उसके घर के 5 सदस्य थे, जो उसकी माता-पिता, दादी और भाई और बहन, ये सब के सब डाइनिंग टेबल पर कुर्सियों पे एक बेहोशी की हालत में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और सबके मुँह से झाग निकल रहे हैं। अब इसको लगता है कि
अब मैं अपना काम बड़े आसानी के साथ कर सकता हूँ और ये मुझसे किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरीके से पूरे ही बेहोश हैं। अब क्योंकि उसके जो ताबूत थे, वो 5 ताबूत उसने पहले तैयार कर ही लिए थे, सुबह से शाम तक। पहले वो लकड़ी लाता है खरीद के, पॉली बैग लेकर आता है, जो उसके अंदर ताबूत के अंदर पॉली बैग लगाया जाए, और एक तरीके से बिल्कुल वाटर प्रूफ ताबूत बनाने का उसका ये इरादा था, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और उस ताबूत के अंदर पूरी पन्नी पॉली बैग बिछाता है, और उसके ऊपर वो उसका इरादा रहता है कि इसके अंदर मैं लाश डालूँगा, और जो उसका ढक्कन होता है ताबूत का ऊपर, उसमें एक वो छोटा-सा छेद छोड़ता है, हॉल, जिससे पानी का पाइप उसके अंदर डाल सके, और अगर वो बाय चांस ज़िंदा भी हैं, तो एक तरीके से उनकी डूब कर और पानी पानी में उनकी मौत हो जाए। अब उसका इरादा यही था कि पहले पन्नी बिछाऊँगा, उसके ऊपर लाश डालूँगा, और उसके बाद उसके ढक्कन पर कीलें ठोक दूँगा चारों तरफ से, जो अंदर से किसी को अगर होश आ भी जाता है, तो उस ताबूत से बाहर ना निकल पाए। अब चूँकि उसने नींद की गोली जूस के अंदर मिला के अपने सारे परिवार को, माँ को और अपने माता-पिता, दादी, भाई-बहन, इन सबको बेहोश अवस्था में उसके सामने वो पड़े हुए ही थे। अब वो सोचता है, इनमें से सबसे पहले मैं किसको ले जाकर ताबूत में डालूँ? सबसे पहले वो अपने बाप के पास आता है झल्लाते हुए, और कहता है, तुम मुझे बहुत डाँटते थे, मुझे बहुत तुम परेशान करते थे, मुझे तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते थे, और आज देखता हूँ तुम मेरा कितना विरोध करते हो। और वो अपने पिता को उठाता है और गोदाम में ले जाता है, और वहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया, ताबूत उसके पहले से तैयार थे, उसमें पॉली बैग बिछाता है, और अपने पिता की जो बेहोश तरीके से, जो अभी वो मरे नहीं थे क्योंकि अभी बेहोश ही थे सब, उनको ताबूत के अंदर डालता है, और ढक्कन लगाकर चारों तरफ से कीलें ठोक देता है, जिससे अगर पानी की वजह से इनको बाय चांस होश आ भी जाए, तो भी ये बाहर ना निकल सकें, और पानी में डूबने की वजह से इनकी मौत हो जाएगी। उसके बाद वो वापस डाइनिंग टेबल पर जाता है, सोचता है कि अब किसको उठाऊँ? उसके बाद अपनी माँ से कहता है कि तुम पिताजी के पास ही अगर लेटोगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, वो उससे पहले क्या करता है कि जितने भी डाइनिंग टेबल पर सब बेहोश अवस्था में उसके परिवार के लोग पड़े हुए होते हैं, सबके हाथ बाँधता है, सबके पैर बाँधता है, और सबके मुँह पर ब्राउन टेप लगा देता है, जिससे कि अगर बाय चांस किसी को होश आ भी गया, तो मुझसे किसी तरह का विरोध ना कर सके, और ना ही चीखे, ना ही चिल्लाए। और म्यूज़िक वो तेज़ आवाज़ में बजा देता है, पहले की तरह, और उसके बाद अपनी माँ को भी इसी तरह ले जाता है। और उसके बाद जो उसकी दादी होती हैं, उनकी आयु होती है करीब 75 साल। उनको जब वो उठाता है, तो वो उससे उठ नहीं पाती, क्योंकि इस लड़के की उम्र थी 19 साल। फिर क्या करता है, वो अपनी दादी के पैरों में रस्सी बाँधता है, और फिर किसी जैसे भारी सामान को घसीटते हैं, और पूरी ताकत लगाकर अपनी दादी को ज़मीन पर घसीटते-घसीटते वो अपने गोदाम पर की जगह तक ले जाता है, और अपनी दादी को भी इसी तरीके से वो इस काम में उसको करीब 4-5 घंटे लग जाते हैं, और वो थक जाता है। फिर अपनी बहन को ले जाता है, फिर अपने भाई को ले जाता है। अब भाई क्योंकि उससे बड़ा था, भाई की उम्र 21 साल थी, तो सबको उठाकर वो ताबूत के अंदर डालता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब करीब, क्योंकि 12 बजे उसने ये बेहोशी की जूस पिलाया था सबको, और इस काम में उसको 5 बज जाते हैं। तो 5 बजे तक जो उसका बड़ा भाई होता है आरिफ़, उसको होश आ जाता है, और किसी तरीके से वो ताबूत में हाथ मारता है, और क्योंकि जो ये आसिफ़ था, ये पूरे तरीके से काम कर रहा था। पहले ताबूत बनाता है, सोता नहीं है, और उसके बाद फिर इन सारी जो शव थे, सॉरी, जो बेहोशी की हालत में इनके परिवार था, उनको सबको उठाता है, गोदाम में ले जाता है। तो इस पूरी प्रतिक्रिया में उसको 5 घंटे करीब लग जाते हैं, और 5 बज जाते हैं, इसको 12 से 5 बज जाते हैं। आरिफ़ को होश आ जाता है, और आरिफ़ के हाथ जो है अपनी थकन की वजह से या थोड़ी लापरवाही करता है, पूरी मजबूत तरीके से नहीं बाँध पाता। तो आरिफ़ अपने हाथ खोल लेता है, और वो ताबूत को से बाहर निकल जाता है। अब वो ये देखता है, वो भागकर अपने घर जाता है, और वहाँ से एक रिवॉल्वर निकाल के लाता है, और सीधा आसिफ़ अपने बड़े भाई आरिफ़ पर रिवॉल्वर तान देता है, और कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। अब वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ता है, और कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, और तुमने ऐसा हमें क्या दिया था जो हम सब बेहोश थे, और मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। इस तरीके से वो गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है,
तो आसिफ उससे बात करने लगता है, और जैसे ही वो बात करते करते उसके पास जाता है तो आरिफ धक्का मारकर, उसको धकेल कर उसके हाथ से वो रिवॉल्वर छीन लेता है। अब क्योंकि अब रिवॉल्वर आरिफ के हाथ में थी और आसिफ उसके सामने था, और वो कहता है कि मैं अभी बाहर जाऊंगा और सब जाकर सबको बता दूंगा। यहाँ पर आसिफ उससे कहता है कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम होता है सुल्ताना, वो घर पे आई थी और तुम दोनों कमरे में थे, और मैंने वहाँ पर तुम्हारी पूरी वीडियो तुम्हारी अश्लील हालत में तुम्हारी सुल्ताना गर्लफ्रेंड के साथ बना ली है। अगर तुमने कुछ भी बाहर जाकर बताने की कोशिश करी तो मैं ये वीडियो सुल्ताना के घर वालों को और अपने घर वालों को और जितने भी ग्रुप हैं सब में, और पूरे क्योंकि जो भी छोटे गांव कस्बे होते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो उसको ये धमकाता है कि मैं सबको ये वीडियो व्हाट्सअप कर दूंगा। और सुल्ताना के घर वाले इससे बहुत नाराज होंगे, जाहिर सी बात है वो सुल्ताना को भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। इससे अच्छा ये है तुम्हें ये रिवॉल्वर चुपचाप मुझे दो, और मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूँ, और मैं तुम्हें 20,000 रुपये देता हूँ, और तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और कभी यहाँ पर वापस ना आना, और ना ही किसी को ये बताना कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब आरिफ ये सुनकर डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सुल्ताने की इज्जत और उसके परिवार की इज्जत और फिर अपनी इज्जत यहाँ पर, जबकि सही मायनों में उसको ये फैसला करना चाहिए था, बाहर निकलते ही थाने जाना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि जो बेहोश थे उसके माँ बाप और दादी और बहन शायद वो बच जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से सीधा कलकत्ता चला जाता है। अब यहाँ पे आसिफ के लिए, आसिफ ने एक को छोड़ ही दिया था, अब चार जो लाशें थीं, क्योंकि अब उसने उनके अंदर पानी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो जिंदा भी थे तो पानी की डूबने की वजह से मर चुके थे। उसके बाद ये 19 साल का लड़का अपने घर के अंदर करीब 6 फुट गहरा और 12 फुट चौड़ा गड्ढा खोदता है। उसमें भी इसको बहुत टाइम लगता है, जाहिर सी बात, क्योंकि एक घर के अंदर ज़मीन बहुत सख्त होती है, बहुत मजबूत होती है। अब 6 फुट गहराई के अंदर खोदना और 12 फुट चौड़ाई खोदना, ये कई मजदूरों का काम है, लेकिन वो अकेला करता है और म्यूज़िक अपना बहुत लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में बजाता रहता है। अब क्योंकि पहले से उसका स्वभाव किसी के साथ ठीक नहीं था, सबसे वो बदतमीज़ी से ही बात करता था, तो इसलिए लोग ज़्यादा उससे बात भी नहीं करते। अब सबको था इसका रोज़ का ही है म्यूज़िक बजाना, लेकिन इस बार उसने म्यूज़िक इसलिए बजा रखा था कि जो ज़मीन खोद रहा था या जो वो ताबूत बना रहा था जिसका साउंड बाहर ना जा पाए, और वो 6 फुट गहरे गड्ढे में सारे के सारे ताबूत डालता है। अब उनके अंदर पानी भी भरा हुआ है, सारों को डाल के, क्योंकि सबकी मौत हो ही चुकी है, और उसके बाद वो ऊपर से मिट्टी डाल के एक तरीके से पूरे तरीके के साथ उनको दफन कर देता है। और दफन करने के बाद जो भी जगह को एकदम प्लान कर देता है, और जो भी वो मिट्टी होती है उसको धीरे-धीरे बाहर फेंकता है, रोज़ थोड़ी-थोड़ी ले जाकर। और उसके बाद फिर एक पास के होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद वहाँ पर जाकर कहता है, क्योंकि देखो मेरे माँ-बाप और भाई-बहन सब अमेरिका चले गए हैं और मैं घर पर अब अकेला ही हूँ, तो मैं कहाँ से खाना बना पाऊँगा? तो तुम एक काम करना, सुबह-शाम मेरा खाना मेरे घर पर भेज देना, और पैसे की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हें जो भी पेमेंट है तुम्हारी महीने में, हफ्ते में मिलती रहेगी। अब होटल वाले कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, और घर आने के बाद अ, सो जाता है, और जैसे ही वो सोता है तो सुबह को दरवाजे पर कोई बैल बजाता है। अब क्योंकि वो कई दिन से एक तरीके से जाग रहा था और बहुत ज़्यादा थका हुआ था, अब उसको लगता है कि कौन आ गया। अब वो आने के बाद गेट खोलता है, और गेट खोलते ही एक पड़ोसी होता है नौशाद, वो कहता है मुझे तुम्हारे मम्मी-पापा से कुछ बात करनी है और मुझे कुछ काम है। अब वो अपने दिमाग में आइडिया लगाता है कि अगर इस तरह से पड़ोसी आएँगे, तो कभी ना कभी राज खुल जाएगा। तो वो सीधे मुँह बात नहीं करता और नौशाद पर एकदम चिल्लाता है कि देखो, तुम्हें पता है मेरे माँ-बाप भाई-बहन सब अमेरिका चले गए हैं। क्योंकि नौशाद को कुछ दिन पहले ही जो आसिफ की माँ थी, उसने अमेरिका के टिकट दिखाए भी थे कि आसिफ को छोड़कर हम सब अमेरिका जा रहे हैं, आसिफ जाने के लिए मना कर रहा है और हम कुछ दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद आएँगे। तो वो आसिफ उसी चीज़ को ढाल बनाता है और नौशाद से कहता है कि देखो तुम्हें पता भी है, टिकट उन्होंने दिखाए भी थे, और वो जब आएँ तब तुम उनसे बात करना, और मुझे कभी भी डिस्टर्ब करने की दोबारा से गलती मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब नौशाद वहाँ से चला जाता है। उसको ये यकीन आ जाता है कि हो सकता है वो अमेरिका गए ही हैं, क्योंकि टिकट उसकी माँ ने उसको दिखाए ही थे। अब यहाँ पर ये बड़े आराम से रह रहा है। 1 महीना गुज़रता है, 2 महीने गुज़रते हैं, लेकिन उधर जो आरिफ को इसने 20,000 रुपए देकर वहाँ से भगाया था, वो कलकत्ता जाता है, और 20,000 कितने दिन चलेंगे? और वो इधर-उधर धक्के खाता रहता है, भटकता रहता है, और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब पैसे खत्म होने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना अब कहाँ जाया जाए, कहाँ से खाना मिलेगा? तो वो अपने मामा के घर जाता है। मामा का नाम होता है शीश मोहम्मद, और वो
बरहरबा कोई जगह है वहाँ पर उसके मामा रहते थे। वो मामा को फ़ोन करता है और कहता है आरिफ कि मामा मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपके घर आ जाऊँ। तो मामा कहते हैं कि तुमने बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तुम्हारे मामा का घर है, तुम बेफिक्र आ सकते हो, तुम्हें इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अब आरिफ अपने मामा के घर चला जाता है, लेकिन वो बड़ा बुझा बुझा रहता है। और वो पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे मम्मी पापा कैसे हैं, बहन कैसी है। वो कहता है कि सब ठीक हैं, और मैं घर गया था तो घर का गेट बंद था। मतलब एक तरीके से वो अपने मामा से झूठ बोलता है और इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है। और मामा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिन गुजरते रहते हैं और मामा फ़ोन मिलाते रहते हैं अपनी बहन को। लेकिन वहाँ से ना तो बहनोई का फ़ोन मिल रहा है, ना बहन का मिल रहा है, और ना ही भांजी का मिल रहा है। तो वो थोड़े परेशान होते हैं, फिर आरिफ से कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर पे किसी से भी बात हो ही नहीं पा रही है, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो आरिफ कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गया था तो घर पे एक तरीके से ताला लगा हुआ था और मैं इधर आ गया। अब उसके मामा को डाउट होता है, और उसके मामा आसिफ को फ़ोन करते रहते हैं बार-बार, क्योंकि आसिफ का फ़ोन लग रहा था। तो आसिफ के दिमाग में बात आती है कि मामा क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2,80,000 रुपए जो आसिफ के पापा थे, जावेद, उन्होंने अपने साले से, यानी कि इससे शीश मोहम्मद से उधार ले रखे थे। तो उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उन पैसे के लिए बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। अब क्योंकि पैसे घर में थे ही, तो वो उनको फ़ोन करता है और पूछता है, उनका फ़ोन उठाकर पूछता है क्या बात है? वो कहते हैं कि वो कहाँ पर हैं, हमारी इनसे बात नहीं हो रही है। तो वो उनसे भी उल्टी-सीधी बात करता है और फ़ोन काट देता है। लेकिन बाद में फिर वो सोचता है कि हो सकता है ये पैसे की वज़ह से फ़ोन कर रहे हों और बार-बार ये करते ही रहेंगे, और कहीं पोल ना खुल जाए। तो वो उनको एक दिन वापस फ़ोन करता है और कहता है कि तुम इस दिन आओ और अपने 2,80,000 रुपए ले जाओ। अब मामा को लगता है चलो ये तो अच्छा है, 2,80,000 भी मिल जाएँगे। वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जाने में, क्योंकि कोई भी आदमी है, कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, करीब 2-3 दिन वो लेट हो जाते हैं और वो पहुँचते हैं। तो पहुँचने के बाद वो जैसे ही गेट बजाते हैं, आसिफ अंदर से आता है। अब वो उनको देखते एक तरीके से फिर से चिल्लाने लगता है कि तुम 3 दिन बाद क्यों आए हो? और मैंने तुम्हें 3 दिन पहले फ़ोन करा था पैसे देने के लिए, और तुम इतना लेट आए हो। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा, और जब पैसे होंगे मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा, और तुम्हें उसी दिन आना है जिस दिन मैं फ़ोन करूँगा, और मैं तुम्हें तब पैसे दूँगा। और वो ये कहकर गेट बंद कर देता है। अब क्योंकि मामा है, एक उनका जो रिश्ता है वो भी बड़ा है, उनको लगता है कि मेरा भांजा, मेरी बहन का बेटा मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रहा है, और आज से पहले इसने कभी इस तरीके से मुझसे बात नहीं करी है। तो उनको बड़ा अजीब लगता है, बड़ा डाउट होता है। उधर वो वहीं से फिर अपनी बहन को और अपने बहनोई को फ़ोन मिलाते हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अब उनके पास पता लगाने के लिए जो कड़ी थी वो थी आस-पड़ोस। वो आस-पड़ोस में जाते हैं तो वही नौशाद पड़ोसी जो कुछ दिन पहले उनके पास गया था, आसिफ के, वो उनको मिल जाता है। तो जो शीश मोहम्मद हैं, ये नौशाद से पता करते हैं कि यहाँ पर तुमने देखा है मेरी भाई को, मेरी बहन को। तो वो कहता है कि देखो करीब 3 महीने, साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, और ये आसिफ बाहर निकलता नहीं है। तेज़ म्यूज़िक बजता रहता है, खाना इसका होटल से आ रहा है, और जो जावेद भाई हैं, यानी कि आपके बहनोई, उनको हमने देखा नहीं है। हाँ, जो आपकी बहन है, उन्होंने एक बार हमें टिकट दिखाए थे अमेरिका जाने के, और ये बता रहा है कि टिकट वो अमेरिका गई हैं। लेकिन इसके अंदर चौंकाने वाली बात ये थी कि चलो अगर वो अमेरिका गए भी हैं तो कम से कम वहाँ पर फ़ोन तो लगना ही चाहिए, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप कॉल और बहुत सारे इंटरनेट के ऐप ऐसे हैं जिनमें फ्री की कॉल लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा उसको ये डाउट होता है कि उनका फ़ोन, अगर वो अमेरिका गए भी हैं, 3 महीने हो चुके हैं गए हुए, 3 साढ़े 3 महीने, तो उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है अमेरिका में? तो वो नौशाद से डिस्कस करता है और उसके बाद सीधा अपने घर आता है, और आते ही वो आरिफ को थोड़ा टाइट और बड़ी सख्ती के साथ पूछते हैं कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, और तुम बता रहे थे कि आसिफ वहाँ पर गेट बंद है, ताला लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर तो आसिफ है, और वो जो पड़ोसी बता रहे हैं वो कह रहे हैं वो वहीं पे रह रहा है, और तुम यहाँ पर भटक रहे हो। तो तुम सही-सही बताओ बात क्या है? क्योंकि किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा, और अगर वो अमेरिका गए भी हैं तो बात तो होनी चाहिए उनसे, या जो उनके रिश्तेदार होते हैं अमेरिका, वहाँ पर फ़ोन करा जाता है जहाँ पर वो जाने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो आए नहीं है। अब यहाँ पर जो शशि मोहम्मद है, शीश मोहम्मद सॉरी, उसको कन्फर्म हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो वापस फिर इनके घर पे जाता है, आसिफ के, और वो बजाय आसिफ के घर जाने के सीधा वहाँ पर थाने जाता है, जो थाना कालरिया चट के नाम से। 19 जून 2021 को रात 8 बजे वो थाने पहुँचता है और थाने के एसएचओ को सारी बात बताता है, और आरिफ को साथ लेके जाता है। अब क्योंकि आरिफ के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं, आरिफ से पूछा जाता है कि जब घर पे है तो तुम इधर-उधर क्यों भटक रहे हो? फिर आरिफ सारी बात बताता है कि इसने हमें जूस में मिलाकर नींद की गोली दी थी, और उसके बाद हमें सबको ताबूत में बंद कर दिया, लेकिन मेरे हाथ थोड़े खुले हुए ढीले थे, तो मैंने वे खोल दिए,
और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की इज़्ज़त के चक्कर में सुल्ताने के ये सारी बातें किसी को नहीं बताई और उसने मुझे मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी थी और मुझे 20,000 रुपये देके उसने वहाँ से भगा दिया। अब ये पुलिस को कन्फर्म हो गया था कि वो सब मर चुके हैं, क्योंकि उसने बताया कि सब ताबूत के अंदर थे और उसने उनके अंदर पानी भरा हुआ था। तो ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं भी मरे होंगे तो थोड़ी बहुत देर बाद मेरे बाहर निकलने के मर चुके होंगे। वहाँ पर जो एसएचओ वो यही कहते हैं कि अगर तुम उसी टाइम थाने पर आ जाते, तो शायद हम उनमें से किसी की जान बचा लेते। ये तो क्योंकि उसने खाली नींद की गोलियों जो जूस में मिलाकर दी थी, किसी का गला नहीं घोटा था, ना ही उसने किसी का काटा था। हो सकता है जिस तरह तुम्हें होश आ गया था अपने आप ही। तो अस्पताल में जाकर कुछ दवाई ऐसी हैं, कुछ डोज़ ऐसे हैं, वो डोज़ दिए जाते और वो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन तुमने एक अपने स्वार्थ के कारण एक ये अपनी छोटी-सी जो तुम्हारी ये वीडियो थी, उसकी भी सफाई बाद में दी जा सकती है, क्योंकि जो 4 जानें गई हैं, उनकी जान से ज़्यादा ये नहीं है और जिसने तुम्हें पैदा करा है, वो अपनी गोद में खिलाया है, सारी चीज़ें, तुमने उनकी जान को उसकी इज़्ज़त से कम समझा। तो वो पुलिस उसको डाँटती है, लेकिन वो ये कन्फर्म कर देता है कि उसने उन सबको मार दिया है। अब पुलिस को उसके अंदर एक तरीके से वो साइको वाला चेहरा नज़र आने लगता है कि ये जो लड़का है, ये पागल है एक तरीके से और इसने पता नहीं क्या करा है, अपने परिवार को ही इसने मार दिया। पुलिस पूरी फ़ोर्स लेके जाती है, घर को चारों तरफ से घेरती है। उसके बाद गेट खोलने की कोशिश करती है, वो गेट अंदर से नहीं खोलता है। तो पुलिस फ़ोर्स वो गेट तोड़ती है और तोड़ने के बाद उसको गिरफ़्तार किया जाता है और उसको थाने लाया जाता है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, वहाँ पर कोई ऐसी लाश या कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ पुलिस को नहीं मिलती। उसके बाद फिर वो पुलिस वहाँ से पासपोर्ट बरामद करती है, सबके पासपोर्ट वहीं होते हैं और उसके बाद उसकी अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। पहले वो बहुत घुमाता रहता है कि वो अमेरिका गए हैं, तो पुलिस उनको पासपोर्ट दिखाती है कि अगर वो अमेरिका गए हैं तो उनके पासपोर्ट यहाँ पर क्यों है? और जो अमेरिका में जो रिश्तेदार हैं, वहाँ पर भी फ़ोन करके पता करा गया है, वो वहाँ पर भी नहीं पहुँचे हैं और मोबाइल सबके बंद हैं। 3.5 महीने से किसी से बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसा कैसे है? अब ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा लड़का वाक़ई में साइको टाइप था ही है, जो खुद अपने ही परिवार को मार रहा है। पुलिस फिर उसकी बढ़िया तरीके से ठुकाई और पिटाई करती है। तब वो बताता है कि देखो मैंने सबको मार दिया और मैं बाज़ार से पहले लकड़ी लेकर आया था, पॉली बैग लेकर आया था। तो पुलिस कहती है वो ठीक है, वो हमें भी पता है तुमने मार दिया है, लेकिन अब ये बताओ उनकी लाशें हैं कहाँ? तो वो कहता है चलो मेरे साथ। तो वो अपने घर ले जाता है। पुलिस को बड़ा अजीब लगता है, घर के अंदर क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर पुलिस पहले ही तलाशी ले चुकी थी। तो वहाँ पुलिस को कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं था, क्योंकि उसने बिल्कुल जहाँ पे उनको दबाया था, वहाँ बिल्कुल एकदम उसने प्लान कर दिया था और जो मिट्टी थी वो उसने बाहर फेंक दी थी। तो अब यहाँ पर जाकर वो गलत जगह पुलिस को बताता है कि यहाँ पे मैंने उनको दबाए हैं। अब पुलिस वहाँ पर खुदाई शुरू करती है। अब घर के अंदर क्योंकि जेसीबी वगैरह भी नहीं जा सकती, हाथ से खोदते हैं और 6 की बजाय 6 फुट से भी ज़्यादा नीचे तक खोदते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हाथ में नहीं, पुलिस को नहीं लगता। अब ये देखकर पुलिस को बहुत गुस्सा आता है और पुलिस उसको एक तरीके से फिर दोबारा से अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है और वो बोलती है कि तूने क्या हमें पागल समझ रखा है, जो हम हर जगह कुआँ खोदते रहेंगे? जो सही जगह बता, नहीं तो तेरी फिर से वही हालत होगी। हम तुझे दोबारा थाने ले जाएँगे और फिर अपने वही अपना जो टॉर्चर रूम है, तुम वहाँ पर फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। अब वो उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, फिर वो सही जगह पर उनको बताता है और वहाँ पर पुलिस खुदाई करती है, जहाँ पर वो सारे ताबूत निकलते हैं और ताबूत के अंदर से उनकी लाशें बरामद करी जाती हैं। अब क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने ही हुए थे, तो पहचान में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, तो पुलिस उनको अस्पताल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों करा? अपनी ही दादी, अपनी ही माँ, अपनी ही सगी बहन, अपना ही सगा भाई, तुमने सबको एक साथ मारने की कोशिश करी, तो ऐसी इन्होंने क्या गलती कर दी? तो वो कहानी सुनाता है, क्या मैं पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा था और एक कंपनी है एरोनॉटिक, जो नासा के साथ जॉइंट है, तो इसको ये था कि मैं वैज्ञानिक बनूँगा और मुझे अमेरिका जाना है। अब उसके लिए वो अपने माँ-बाप पर दबाव बनाता है। माँ-बाप कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ऊँचा लेवल है, हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। लेकिन वो उनके साथ लड़ाई-झगड़ा करता है, घर से भाग जाता है। तो फिर दादी कहती हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो, ये बार-बार घर से भागता है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये आत्महत्या कर ले या कहीं कोई बुरी खबर आए, तुम इसको वहाँ पर भेज दो। तो जो आसिफ़ के पिता होते हैं जावेद, वो अपनी कुछ ज़मीन बेचते हैं, उसमें से 23 लाख रुपए इसको देते हैं और इसके सारे जो कागज़ात हैं वो सब बनते हैं वहाँ जाने के लिए, और उसमें से 10 लाख रुपए वो अपनी जो बेटी थी आरिफ़ा खातून, उसके लिए रखते हैं कि उसकी शादी में काम आएँगे। अब यहाँ पर उसके कागज़ों में कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि वो नहीं जा पाता।
अब उसके पापा कहते हैं कि वो पैसे वापस दो जब तुम नहीं जा पा रहे हो, जो भी कागज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम आई है। तो वो पैसे वापस नहीं देता और कहता है नहीं मुझे लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कैमरा खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे गैजेट हैं वो खरीदता है। और उसके बाद फिर अपने पिता से दबाव बनाता है कि गोदाम तुम मेरे नाम करो, क्योंकि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, सारी बातें तुम भाई की और बहन की सुनते हो। कल को ऐसा हो सकता है तुम मुझे कुछ ना दो। तो उसके बाप जो उसके पिता होते हैं फिर से घुटने टेक देते हैं और वो गोदाम भी उसके नाम कर देते हैं। अब वो उसी गोदाम में अपना रहता है, वहीं पर अपना गाने सुनता रहता है। अब उसकी हर जो डिमांड थी वो उसकी बढ़ती जाती हैं, और जो ये आरिफ है और आरिफा है, ये एक अच्छे बच्चे की तरह अपने बाप के अपने पिता के साथ काम में हाथ बटा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये जो आसिफ है ये ना ही हाथ बटाता है और एक तरीके से सब पे चिड़चिड़ा रहता है और सब पे नाराज रहता है, सब पे चढ़ के रहता है। तो इतना सब कुछ एक बाप ने करा, उसको 23 लाख भी दिए, ज़मीन बेच दी, गोदाम उसके नाम कर दिया, उससे कुछ काम भी नहीं करा रहा है, और उसके बाद भी उसकी नाराज़गी अपने पिता से दूर नहीं हो रही है, और उल्टा अपने परिवार, अपनी माँ और बाप और बहन और दादी और भैया पर उसको इतना गुस्सा होता है, जिससे वो सबकी जान लेने की कोशिश करता है। पहले अलग-अलग तरह के आइडिया निकालता है, उसके बाद फिर उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं कि सबको गोली मार दूँ या सबको चाकू से मार दूँ या सबको, तो फिर उसको लगता है क्यों ना मैं सबको नींद की गोली दे दूँ। अब चूँकि नींद की गोली इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, तो कई दिन अपने घर पे ही ड्रामे करता है, नाटक करता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर एक दिन उसके जो पिता हैं जावेद, ये उसको मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसको नींद की गोली दे दो, क्योंकि वो सोता नहीं है और पूरी रात म्यूज़िक बजाता रहता है, जिससे पड़ोसी भी शिकायत करते हैं। अब यहाँ पर स्टोर वाले को क्योंकि खुद पिता ने कहा है, तो वो उसको नींद की गोली देनी शुरू कर देता है, और वो उन नींद की गोलियों को इकट्ठी करता रहता है, और इतनी इकट्ठी करता है, और जो इंटरनेट से चेक करता है, देखता है कितनी गोलियों से कितने आदमी बेहोश होते हैं और कितना डोज़ होना चाहिए। उसी तरीके से फिर वो इतनी, जब उसके पास इतनी गोलियाँ हो जाती हैं, फिर वो उनको पीस कर जूस के अंदर मिलाता है और उसको हिला-हिला कर पूरे एक तरीके से पूरा उसके जूस के अंदर जर्व करता है, और वहीं से वो अपने जो घर की अ, सदस्य हैं, इसकी शुरुआत करता है। अब 26 अगस्त 2021 को इसकी चार्जशीट जो एसएचओ हैं, क्योंकि 19 जून 2021 को रात 8 बजे एफआईआर लिखी जाती है, वहाँ पर जो लाशें बरामद कर ली जाती हैं, 26 अगस्त 2021 को चार्जशीट इसकी दाखिल कर दी जाती है, और 16 मई 2025 को, मतलब करीब 4 साल बाद, जो अदालत है वहाँ की सत्र अदालत, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया जो जज साहब थे यसु, ये उसको फांसी की सज़ा देते हैं। अब क्योंकि इसके बाद भी उसके पास ऑप्शन है, अभी हाई कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद राष्ट्रपति है। अब इसमें भी उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त जो उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, अब उसको अपील करनी है हाई कोर्ट में। तो ये थी आज की कहानी कि एक लड़के के दिमाग ने, जो सिर्फ 19 साल का है, तो कितना खतरनाक एक आदमी का दिमाग हो सकता है, जो अपने ही परिवार से इतनी नफरत करता है कि सबको मौत के घाट उतार देता है। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे दूसरी किसी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।